फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपने BFM के मॉड्यूल बी के क्विक रिवीजन का सेशन नंबर 2। दोस्तों, BFM के मॉड्यूल का क्विक रिवीजन का सेशन नंबर 1 मैं ऑलरेडी आज मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले जाके उसे देखें। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो उसे देखें, ताकि उसके कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। और इस वीडियो से आपका मैं इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा, जिसमें आप लोगों को मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं। जितने भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट या कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि वो चीज़ मैं अपने जो वीडियो लेसन मैंने बनाया है सभी चैप्टरों पे वहाँ पे समझाया है। तो दोस्तों, जो जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आए उस लेसन का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले लेसन को ख़त्म किया था। देखिए, मैंने बताया था आपको कि जहाँ तक मार्केट रिस्क की मेजरमेंट की बात है, तो हमारे पास बेसिक पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, और ड्यूरेशन है। तो ये जो दो चीज़ है, बेसिक पॉइंट वैल्यू और ड्यूरेशन, ये मार्केट रिस्क को मेज़र करते हैं, ठीक है। किस पे बेस्ड है? सेंसिटिविटी पे बेस्ड है। और दूसरा मैंने बताया था कि जो VAR होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एट रिस्क, ये भी मार्केट रिस्क को मेज़र करता है, लेकिन किस चीज़ के बेसिस पे? तो डाउनसाइड पोटेंशियल के बेसिस पे। तो देखिएगा दोस्तों, एक है सेंसिटिविटी के बेसिस पे और एक है डाउनसाइड पोटेंशियल के बेसिस पे। तो डाउनसाइड पोटेंशियल के बेसिस पे क्या है? VAR है। और सेंसिटिविटी के बेसिस पे क्या है? बेसिक पॉइंट वैल्यू एंड ड्यूरेशन। तो अब सबसे पहले हम लोग VAR को समझते हैं। VAR होता क्या है दोस्तों? VAR यानी कि वैल्यू एट रिस्क। ये क्या होता है? वर्स्ट केस लॉस, जो कि किसी कॉन्फिडेंस लेवल पे हो सकता है किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, एज्यूमिंग नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड है नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन। नॉर्मल सर्कमस्टांस का क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू एट रिस्क है, वो जब मार्केट एबनॉर्मल कंडीशन में होता है तब ये रिस्क नहीं होता है, तब VAR मेजरमेंट नहीं है। लेकिन कब है मेजरमेंट? जब जो हमारा ये मार्केट है वो हमारा नॉर्मल सिचुएशन में होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब मार्केट नॉर्मल होगा तब हम लोग VAR का यूज नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग VAR का यूज करेंगे। एबनॉर्मल कंडीशन में VAR का यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक और दूसरा देखिए, VAR का एक और लिमिटेशन है, जो कि मैंने यहाँ समझाया है कि VAR जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये लॉस को मेज़र नहीं करता है, किसी भी पार्टिकुलर मार्केट कंडीशन में ये लॉस को मेज़र नहीं करता है, ठीक है। यही तो मैंने समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है नॉर्मल कंडीशन में ही लॉस को मेज़र करेगा, एबनॉर्मल कंडीशन में लॉस को मेज़र नहीं करेगा। अब देखिए, ये तो लिमिटेशन रहा VAR का। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे इस लिमिटेशन को, कैसे इस ड्रॉबैक को हम लोग एवॉइड करें। तो देखिए, इसके लिए कुछ मेजर्स हैं। तो क्या क्या मेजर्स हैं? पहला है बैक टेस्टिंग, दूसरा है सिनेरियो एनालिसिस और तीसरा है हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग। आइए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इन तीनों के बारे में। देखिए, बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि एक मॉडल बेस्ड VAR होता है, जिसे हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो का हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, और एक हमारे पास मॉडल होगा, ठीक है, वो एक बेंचमार्क होगा। तो उस बेंचमार्क के बेसिस पे, बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। तो ये करते हैं हम लोग बैक टेस्टिंग में। फिर दूसरा है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या करते हैं दोस्तों? इट डिटरमाइंस चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो दैट अराइज ड्यू टू नॉन नॉर्मल मूवमेंट इन वन और मोर मार्केट पैरामीटर। क्या मतलब हुआ कि मार्केट पैरामीटर में जो नॉन नॉर्मल मूवमेंट है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि हमारे मार्केट वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग डिटरमाइन करता है। चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्रेडिट रिस्क। तो देखिए दोस्तों, क्रेडिट रिस्क का दो कंपोनेंट है। पहला है हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क और दूसरा है हमारा क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। अब देखिए, बार बार आप ये टर्म देखिएगा, काउंटर पार्टी रिस्क या कंट्री रिस्क। आइए समझते हैं इन चीज़ों को। काउंटर पार्टी रिस्क किस कारण से होता है दोस्तों? कि ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण जो रिस्क होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? काउंटर पार्टी रिस्क। और कंट्री रिस्क किसके कारण होता है? कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया किसी सॉवरेन के द्वारा, ठीक है, तो उसके कारण जो क्रेडिट रिस्क होता है कि कोई बोरोवर परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, या कोई सॉवरेंट्स के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया है, उसके कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्री रिस्क कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि काउंटर पार्टी रिस्क किस कारण से होता है कि जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, और कंट्री रिस्क किस लिए होता है कि कोई बोरोवर है या कोई सॉवरेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है, जिसके कारण जो है परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म कर पा रहा है वो लोन, तो इसके कारण हमारा कंट्री रिस्क होता है। अब देखिए, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का जहाँ तक बात है, उसको हम लोग 4 पार्ट में सब डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद रिस्क को मेज़र करेंगे, उसके बाद हम लोग रिस्क को मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे, और फाइनली रिस्क को मिटिगेट करेंगे। तो ये 4 प्रोसेस है दोस्तों, किसका? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का।
तो सबसे पहली बात है क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट का कि वो क्रेडिट रेटिंग पे बेस्ड है। सो क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट देखिए आइडेंटिफाई करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि मेज़र कैसे किया जाए। तो मेज़र करने के लिए जैसे हमने मार्केट रिस्क में देखा था कि हमारे पास डाउन साइड पोटेंशियल था, हमारे पास और क्या था दोस्तों, डाउन साइड पोटेंशियल था, हमारे पास VER मेथड था, ठीक है, सेंसिटिविटी था, वॉलेटिलिटी था। तो उसी तरह यहाँ क्रेडिट रिस्क में क्या है, हमारे पास क्रेडिट रेटिंग है। दोस्तों ये क्रेडिट रेटिंग के थ्रू ही हम लोग क्रेडिट रिस्क को मेज़र करते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए एक टर्म है लोन रिव्यू मैकेनिज्म, शॉर्ट में इसे हम लोग LRM कहते हैं। LRM क्या है, एक टूल है, ठीक है, किस चीज़ का टूल है कि हम लोग किसी लोन बुक के क्वालिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो लोन रिव्यू मैकेनिज्म है इसका यूज़ हम लोग करते हैं लार्ज वैल्यू अकाउंट के लिए। सो दिस इज़ यूज फॉर लार्ज वैल्यू अकाउंट। सो लोन रिव्यू मैकेनिज्म इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ लोन बुक एंड इट इज़ यूज फॉर लार्ज वैल्यू अकाउंट। अब देखिए मेज़र हमने कर लिया, हमने मैकेनिज़्म देख लिया जिससे हम लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे यदि क्रेडिट रिस्क हो गया है तो कैसे उससे हम लोग बच सकते हैं, मिटिगेट कैसे उससे हम लोग कम कर सकते हैं उस रिस्क को। तो देखिए क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, CRM क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो देखिए क्या स्ट्रेटजीज़ है हमारे पास, क्या स्ट्रेटजीज़ है रिस्क रिडक्शन का। तो देखिए जो रिस्क रिडक्शन का स्ट्रेटजीज़ है वो ट्रांजैक्शन लेवल पे होता है और वो पोर्टफोलियो लेवल पे होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो जगह है, एक है ट्रांजैक्शन लेवल और एक है पोर्टफोलियो लेवल। ये जो मैं जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया था पिछले सेशन में। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ट्रांजैक्शन लेवल पे कैसे क्रेडिट रिस्क को हम लोग कम करते हैं, मिटिगेट करते हैं, और पोर्टफोलियो लेवल पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शन लेवल पे। तो देखिए ट्रांजैक्शन लेवल पे हमारे पास क्रेडिट डेरिवेटिव है दोस्तों। क्या है दोस्तों, क्रेडिट डेरिवेटिव। क्रेडिट डेरिवेटिव का हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन लेवल पे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट रिस्क को ऑफसेट करते हैं, ठीक है। और पोर्टफोलियो लेवल पे क्या करते हैं हम लोग, पोर्टफोलियो लेवल पे देखिए हमारे पास टूल क्या क्या है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, क्रेडिट डेरिवेटिव। तो ये दो टूल है जिसके थ्रू हम लोग पोर्टफोलियो लेवल पे क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने दो लेवल देखा, एक ट्रांजैक्शन लेवल और एक पोर्टफोलियो लेवल। ट्रांजैक्शन लेवल पे कैसे मिटिगेट किया जाता है, क्रेडिट डेरिवेटिव से, और पोर्टफोलियो लेवल पे कैसे मिटिगेट किया जाता है, क्रेडिट डेरिवेटिव और एसेट सिक्योरिटाइजेशन से। चलिए अब हम लोग लास्ट जो टॉपिक है हमारा जो कि ऑपरेशनल रिस्क है उसके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले ऑपरेशनल रिस्क होता क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा तरह का रिस्क होता है जो कि हमारा इनएडिक्वेट या फेल इंटरनल प्रोसेस हुआ, ठीक है, या पीपुल का फेलियर हुआ, या सिस्टम का फेलियर हुआ, या कोई एक्सटर्नल इवेंट हुआ जिसके कारण जो रिस्क आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। अब देखिए ऑपरेशनल रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऑपरेशनल रिस्क के केस में कैपिटल कैलकुलेशन जो होता है उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, जिसे शॉर्ट में हम लोग BIA कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि BIA मेथड किस रिस्क के कैपिटल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो आप लोग याद रखेंगे BIA को यूज़ करते हैं हम लोग ऑपरेशनल रिस्क के मेजरमेंट के लिए। दूसरा है हमारे पास स्टैंडर्डाइज अप्रोच, और तीसरा है हमारे पास एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो फ्रेंड्स ये तीन आप लोग मेजरमेंट ध्यान रखेंगे, BIA यानी कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, दूसरा है हमारा स्टैंडर्डाइज अप्रोच, और तीसरा है हमारा एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। चलिए लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का, वो कैसा होना चाहिए, वो देखिए ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर ये 4 पार्ट हैं, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहले हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरे हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तीसरे हैं हमारे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जिसे शॉर्ट में हम लोग आल्को कहते हैं। क्या है दोस्तों आल्को का फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। और चौथा है हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप जिसे शॉर्ट में हम लोग ALM कहते हैं। तो ये 4 हैं हमारे, कौन से ये चारों का क्या रोल है, ये चारों जो हैं लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को कम करते हैं। लिक्विडिटी रिस्क आप लोगों को पता होगा, हमारा जो लिक्विड एलिमेंट है जिसके कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये 4 कंपोनेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे टॉप लेवल पे, उसके नीचे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, उसके बाद आल्को और उसके बाद ALM। तो ये 4 क्रॉनिकल ऑर्डर में आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने BFM के मॉड्यूल B के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। यदि आप इन दोनों चैप्टर को अपने लास्ट टाइम में देख के जाएंगे दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि इस आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट जो रहेगा वो आप लोग अच्छे से आसानी से क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों जहां तक बात रही केस स्टडी की, तो मैंने जितना अभी तक केस स्टडी करवाया हूँ, मेरा प्लेलिस्ट एक सेपरेट बना हुआ है, आप लोग उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आप यदि देख रहे हैं अच्छे से क्लियर करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से लगे रहें और तैयारी करते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें अपने CIV के, और ज़रूर आप लोगों का इस साल सफलतापूर्वक आप लोग इसे CIV को निकाल पाएंगे।
तो एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जो कि शायद मैं आप लोगों को अच्छे मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ इस लेसन को लाइक करें और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।